ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट सेशन है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग साइंस का। ठीक है। हम लोग इसमें तमाम सारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस है इसमें पहले थोड़ा सा मटेरियल साइंस का जो पार्ट है वो थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग साइंस के टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज कैसे होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि आपके पास में होता है रॉ मटेरियल। ठीक है। उस रॉ मटेरियल से, इस रॉ मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, इस रॉ मटेरियल की कास्टिंग करके या फिर फॉर्मिंग करके, इन दो प्रोसेसेस से इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पार्ट्स कंपोनेंट्स में। और फिर उन कंपोनेंट्स की मशीनिंग करके या सेकेंडरी फॉर्मिंग, अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं या फॉर्मिंग कर रहे हैं, ये प्रोसेसेस इसमें अप्लाई करके करने के बाद में उसको हम लोग या तो ज्वाइनिंग प्रोसेस पे ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग कर देंगे या फिर उसकी असेंबलिंग करेंगे या उसकी फिनिशिंग करेंगे बेसिकली। ठीक है, कास्टेड पार्ट है तो कास्टेड पार्ट को हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, कास्टेड पार्ट की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, फिनिशिंग भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं प्राइमरी फॉर्मिंग, अगर फॉर्मिंग पार्ट है उसकी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग भी कर सकते हैं, फिनिशिंग करके उससे हम फाइनल प्रोडक्ट ले लें या फिर उनकी फर्दर असेंबली करके फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जनरल मैन्युफैक्चरिंग में यही सारी चीज़ हमको देखनी है कि क्या क्या हम लोग प्रोसेस उनमें करते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाना। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इसमें इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल्स। क्या क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में जान लेते हैं, मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल, दीपक एंड सचिन, क्या मतलब है आपका मटेरियल से। कुछ मटेरियल्स के बारे में बता सकते हो, मटेरियल क्या होते हैं। दीपक। फिर मतलब जिनकी कुछ अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और सही है। थ्रू आउट, और वो मतलब ठीक है, वो हर मतलब वो मटेरियल हर तरीके हर जगह वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस करके हम उसको अपने मन चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उन मटेरियल को यूज करके और भी हमारी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी उन मटेरियल की हेल्प से हम उन मटेरियल्स में डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। सचिन आप कुछ बताओ मटेरियल के बारे में, क्या होते हैं मटेरियल्स। जी सर। मटेरियल्स क्या होते हैं। क्या सर? मटेरियल, मटेरियल। रियल क्या होते हैं? हाँ, मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या डिफाइन कर सकता है मटेरियल्स के बारे में। देखो, सबसे पहला तो मटेरियल के बारे में क्या होगा, इनकी अपनी स्पेसिफिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। इनकी अपनी स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी अपनी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। इनमें अपना स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बॉन्डिंग फोर्सेस, ठीक है, सब में स्पेसिफिक होते हैं। और इनका अपना मॉलिक्यूलर वेट होगा, इनके मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। इनका अपना स्पेसिफिक कलर होगा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में ही बेसिकली आ जाएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही इसका कलर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इसकी आ जाएगी कि इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या इनकी टफनेस होती है ना, मेलेबिलिटी क्या है, कैसा इसका डक्टाइल कैरेक्टर होता है, कैसा इसका ब्रिटिल कैरेक्टर होता है मटेरियल्स का, क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा।
ये सारी चीजें फिजिकल में भी, यही सारी चीज बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का तो फिजिकल प्रॉपर्टी में शो कर सकते हो कि इसका क्या, बेसिकली मटेरियल का क्या मेल्टिंग पॉइंट है ना, क्या इसका कलर है, क्या इसका साइज है, ग्रेन साइज इनके मॉलिक्यूल्स का, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं, किससे केमिकली चेंज कैसे होते हैं, ये किन किन केमिकल से रिएक्ट करते हैं, किन केमिकल से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग फोर्सेस में तमाम तरीके के होंगे, मॉलिक्यूलर वेट इनका स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो ये तो इनके ऊपर ऊपर की बात हो गई जो इनकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। अगर सबसे डीप में बात करें तो आपने मटेरियल से पहले सबसे पहली चीज क्या देखी, इससे छोटी क्या होगी मटेरियल से, सब्सटेंस से छोटी चीज आपने क्या देखी है? तीन चीजों के, तीन पार्टिकल के बारे में सभी ने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपकी सब्सिडरी सेल होती हैं, इन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन सेल्स में जो आपकी सेल हैं, इन सेल में केमिस्ट्री में अगर आपने देखा हो तो इन सेल्स का स्पेसिफिक नाम होता है KLMN टाइप। ठीक है, इन KLMN टाइप सेल्स में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका मटेरियल क्या है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट कभी भी मॉलिक्यूल्स का चेंज नहीं होगा। ठीक, दो तरीके के आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। ये कैरी करते हैं किस चीज को, ये कैरी करते हैं एनर्जी को, ये कैरी करते हैं करंट को। ठीक है, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी होगा, इन कैरी एनर्जीज को ये कैरी करते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं, बट जो ज्यादातर कैपेसिटी होती है किनकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक क्यों गए, तो हमको पता है मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट तो ये तीन पार्टिकल हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या इनसे भी छोटे पार्टिकल सुने हैं क्या, दीपक एंड सचिन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से भी छोटा कुछ सुना है क्या? सर बुक्स वगैरह में तो यही पढ़े, लेकिन इससे छोटे फिर वो क्वार्ट्स वगैरह हो जाते हैं और न्यूट्रिनो वगैरह हो जाते हैं। वेरी गुड, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। तमाम सारी चीजें होती हैं, इनसे छोटे भी पार्टिकल हैं जिनकी थ्योरी है बट इनका प्रूफ नहीं है। क्या होते हैं, क्वार्ट्स, न्यूट्रिनो, है ना, पॉजिट्रॉन, बल्कि मेसॉन, एसॉन, ये सारे जो पार्टिकल है ना, ये सब कहते हैं, है ना। मेसॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, मेसॉन भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये इनसे भी छोटे पार्टिकल बोले जाते हैं, बट ये प्रूव नहीं है। ठीक है, इनकी थ्योरी दी गई है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका मास भी दे दिया, और मास मतलब इसका डिसाइडेड है, तीनों का डिफाइन है, इन पे चार्ज भी डिफाइन है कि क्या क्या इन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम का, प्रोटॉन पे 1 प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। बेसिकली एग्जिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आपका एग्जिस्ट करता है। लाइक आपका कोई एक मटेरियल है, कोई आपका एक क्या है, मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे एक निगेटिव का मतलब ये है कि इस पे, इसके सेल में, इसके इन सेल्स में आपका एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सिस में कंसीडर कर गया है, एक्सिस में आकर के एग्जिस्ट कर गया एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज नोन एज नेगेटिव ऑफ ए। और अगर ये ए पॉजिटिव है तो इस ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसकी सेल से कोई एक इलेक्ट्रॉन इवैक्यूएट कर गया है, सेल से बाहर चला गया है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक क्यों गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक इसलिए गए क्योंकि हमें पढ़ना था इसमें बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड की, सॉलिड की बॉन्डिंग कैसे होती है। तो सॉलिड की बॉन्डिंग के दो मेथड होते हैं, सॉलिड की बॉन्डिंग में दो तरीके के फोर्स लगते हैं बेसिकली। एक फोर्स होता है आपको दिखाई दे रहा है एट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये बॉन्डिंग फोर्स में आपका एट्रैक्टिव का फोर्स और रिपल्सिव का फोर्स कब आता है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके दो एटम थे,
ए एंड ए, इनकी सेल्स थी, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स थी, और इनके डिफरेंट डिफरेंट सेल पे ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे। तो होता क्या है कि जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, एक के मान लो ग्रीन कलर वाले इलेक्ट्रॉन हैं और एक के मान लो ये रेड कलर वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगता है न्यूक्लियाई से, मतलब जो ए का न्यूक्लियाई है वो रेड वालों को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, ये लेफ्ट वाला जो ए है आपका, ठीक है, इस ए की बात कर रहे हैं, और जब ये दूसरा वाला ए है, राइट हैंड वाला ए है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगे बहुत तेजी से, तब आपका जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। दूसरा, जब क्या होगा, रिपल्सन, तो रिपल्सन के केस में क्या होता है कि इन दोनों ही एलिमेंट के, ये जो आपके ए सब्सटेंस थे, ए मॉलिक्यूल थे, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसके भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ, इसमें भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज की वजह से इनमें कैसा आएगा, रिपल्सन का फोर्स आता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब आपका रिपल्सन का फोर्स आता है, तब आपका वहां पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसको आप रिपल्सिव फोर्स बोल रहे हैं। अट्रैक्शन का फोर्स किसको बोल रहे हैं, जब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के न्यूक्लियाई क्या करते हैं, आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका अट्रैक्शन का फोर्स आता है, ठीक है, जिससे आपका बॉन्डिंग होता है। क्लियर है? उसके बाद ऊपर ऊपर का आइडिया है, ये सब जरूरी नहीं कि आपका आए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जस्ट। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है मटेरियल्स का वो टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है, हाँ बताओ सचिन या दीपक, किसी को आइडिया है स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं मटेरियल्स के, और कौन कौन से? बॉडी सेंटर, फेस नहीं सेंटर, नहीं, हेड स्ट्रक्चर सेंटर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अभी ठीक है, बात सही है, बट स्ट्रक्चर। हाँ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर हम, दो तरीके के होते हैं जो, कौन कौन से होते हैं वो? सर ये मोरफोस वगैरह पढ़े थे हमने तो सॉलिड में ना। एग्जैक्टली exactly. हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, जो भी पढ़ा है बता रहे हो, बताओ क्या एमॉर्फस पढ़ा है और दूसरा कैसा पढ़ा है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन। बस सिंपल सी चीज है कि दो ही तरीके के मटेरियल स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका स्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के, ठीक है, तो एक हो गया आपका मटेरियल, या तो आपका एमॉर्फस होगा या फिर आपका क्रिस्टलाइन होगा। कोई एग्जांपल बताओगे क्रिस्टलाइन का और इसका? सर जो एटम अपने मेटल होते हैं उसमें मोस्टली ये क्रिस्टलाइन होते हैं। जो मोस्टली आपके मटेरियल होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, जैसे सोडियम का कह दें, है ना, बेरियम का कह दें, कॉपर का कहें, आयरन का कहें, किसी का भी, इनका सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, मोस्टली क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एमॉर्फस स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल बताओ। सर सिरामिक्स आ गए। सिरेमिक्स आ गए, गुड, एंड सर सिरामिक्स ही आइडिया है, बाकी तो और याद डायमंड्स नहीं आ है। गया, डायमंड ना, मेन तो डायमंड है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है, इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट ये है, सिंपल सी चीज है कि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 100 बॉल हैं और 100 बॉल को एक बॉक्स में भरना है, ठीक है, तो उन 100 बॉल को जब आपने इस बॉक्स में अरेंज कर दिया प्रॉपर, वो अरेंजमेंट जरूरी नहीं लीनियर अरेंजमेंट जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसा ही अरेंजमेंट हो, वो अरेंजमेंट कैसा भी हो, आपने मान लो इस तरीके से अरेंज कर दिए, ठीक है, बट एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको मिल गया। तो जब मॉलिक्यूल्स आपके प्रॉपर अरेंज होंगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और जब आपने क्या किया, रैंडमली बॉल्स उठाई और उठा करके इस कंटेनर में आपने भर दी, जिस जहां मर्जी जितनी जगह मिली जिसको जहां, वहां पर वो भर गया, दैट इज द एमॉर्फस स्ट्रक्चर। ठीक है दीपक, सही है नाम? ठीक है, तो एमॉर्फस स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, जब आपका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इट मीन्स दैट इज अ क्रिस्टल। और अगर आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपर वे में ना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, डायमंड, डायमंड में साइनिंग इसके एमॉर्फस स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है।
अगर इसका एमॉर्फस स्ट्रक्चर ना होता तो डायमंड इतना साइन ना करता। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली आपका कितने टाइप का होता है? ये आपका होता है बेसिकली 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? FCC, BCC एंड सबसे पहले आता है SCC, BCC एंड FCC। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल सेंटर क्यूबिक, ये होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये आपने मटेरियल में देखा होगा। ये होता है आपका फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, सिंपल सेंटर क्यूबिक का अपना अलग मतलब है, बॉडी सेंटर का अलग मतलब है, फेस सेंटर का अलग मतलब है। ठीक है, मतलब इनका जब हम लोग डायग्राम में देख ले रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल सिर्फ कॉर्नर्स पे हों एक क्यूब के, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स आपके सिर्फ कॉर्नर पे हों, ठीक है, तो वो आपका होता है सिंपल सेंटर क्यूबिक। दूसरा, जब मॉलिक्यूल्स आपके कॉर्नर पर भी हों और बॉडी के सेंटर पर भी हो, एक मॉलिक्यूल बॉडी के सेंटर पे भी हो और साथ साथ में क्यूब के कॉर्नर्स पे भी हो, दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर क्यूबिक। तीसरा, जब आप, अच्छा, ये क्या बोलते हैं, फेज कितनी होती हैं एक क्यूब में? 6 फेजेस होती है ना, 4 अगल बगल की, 2 ऊपर नीचे की। ठीक है, 6 फेजेस। तो अब क्या कह रहा है, फेस सेंटर क्यूबिक का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कॉर्नर्स पे तो हो ही, साथ में हो सकता है पूरा मॉलिक्यूल हो या हो सकता है एक पार्ट हो, कुछ भी पोर्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसका कुछ पोर्शन मॉलिक्यूल का मान लो फेस पर है। फेज का मतलब ये जो आपकी फेस सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल आपके फेज पे होते हैं तब आपका क्या हो जाता है, फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, हेक्सागोनल पैकेज भी होता है, क्लोज पैकेज और हेक्सागोनल पैकेज भी होता है, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, बेसिकली हार्डनिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मटेरियल का यही स्ट्रक्चर, इनके बॉइलिंग पॉइंट को, इनमें हम लोग जो प्रोसेस करेंगे, फॉर्मिंग को, इसकी क्या बोलते हैं, रफनेस को, ये सारी चीजें आपके यही स्ट्रक्चर ही डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसकी मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट है, क्या इसका बेसिकली कैसा अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें आपके स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सबसे क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा क्योंकि ये मटेरियल का पार्ट है, आपका बता रहा हूँ बस। अच्छा, दूसरा पार्ट आपका क्रिस्टल इम्परफेक्शन। क्या होता है क्रिस्टल इम्परफेक्शन? क्रिस्टल इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि मान लो आपका ये एक अरेंज मटेरियल था लेकिन इससे एक मॉलिक्यूल यहाँ से मिसिंग हो गया, या फिर एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसका जो साइज था वो बाकी सारे मॉलिक्यूल से डिफरेंट हो गया, या फिर एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आकर के यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया, तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। ठीक है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो जब एक अरेंज्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें से मॉलिक्यूल मिसिंग हो जाए या साइज चेंज हो जाए, ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आकर के एग्जिस्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज द इम्परफेक्शन। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इम्परफेक्शन कई टाइप का होता है, आपका लाइन इम्परफेक्शन की वजह से आपके डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डिफेक्ट्स होते हैं, लाइन डिफेक्ट है ना, प्लेन डिफेक्ट, एरियल डिफेक्ट, ये सारे के सारे आपके डिफेक्ट्स होते हैं। इन डिफेक्ट्स की वजह से आपका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जैसे इसमें आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एज डिसलोकेशन है। एज डिसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, आपको दिखाई दे रहा है एक ये जो एज है एक्स डैश वाली, ये पूरी की पूरी एज ही गायब है इसमें, नीचे के पोर्शन में। अपर के पोर्शन में एक पूरी एज है, नीचे के पोर्शन में पूरी एज गायब है, तो इसका पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसमें कुछ इम्परफेक्शन आ गया। ठीक है, दूसरा जैसे आपका यहाँ पर है स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन का मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नहीं हुआ, बस इनकी डिसलोकेशन हो गई, बेसिकली प्लेन्स की। ठीक है, तो ये आपके इम्परफेक्शन होते थे। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इम्परफेक्शन के बाद, तो इम्परफेक्शन के बाद आता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब क्या है। हाँ, अब बात करें मेटल एंड एलॉयज में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड एलॉयज? दीपक, क्या डिफरेंस होता है मेटल एंड एलॉय के बीच में? सर मेटल तो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट प्योर होता फॉर्म है, हो गया, जो उसमें प्योर फॉर्म जो इम्प्योरिटी। होगा, नहीं, मेटल प्योर हो या प्योर ना हो तब भी आप कह सकते हैं मेटल है। एलॉय क्या होते हैं आपके? सर अलॉय में मिक्सचर होता है दो दो से ज़्यादा मटेरियल का, पर उसमें मेटल होता है कि।
हाँ, मतलब बेसिकली जब दो से ज्यादा मेटल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए जाएं तो दैट्स आर कॉल्ड एज एलॉयज। ठीक है, वो आपके एलॉय। अच्छा, ये एलॉयज बनाने की जरूरत क्या पड़ी हमको? क्यों हम लोगों ने एलॉयज बनाए थे? क्यों इनका इजाद किया एलॉय का? सर प्योर मेटल में वो प्रॉपर्टी शायद नहीं आ पा रही हो जो एडिशनल मेटल ऐड करके हम जो हमारी रिक्वायर्ड एडिशनल है, प्रॉपर्टी अचीव जो कर हमारे लिए रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, इसका एलॉय व्हील्स का। ठीक है, ऑटोमोबाइल में जो यूज होते हैं हमारे व्हील्स, इनको हमने पहले आपने देखा था कि प्योर स्टील के बनते थे, फिर हमने एलॉय लेकर के आए। अब जो एलॉय है, क्या सिर्फ उसमें स्टील है, या सिर्फ उसमें एल्यूमिनियम है, या सिर्फ उसमें आयरन है, ऐसा करके कुछ है क्या? ये सल्फर है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, क्या ये सिर्फ सिंगल मेटल उसमें एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मेनली आपका एल्यूमिनियम है, उसमें आयरन भी है, उसमें कॉपर भी है, उसमें क्रोमियम भी है, उसमें वेनेडियम भी है। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ परसेंटेज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमको पता था कि जो एलॉय है, जो व्हील में हमें यूज करना है बेसिकली ऑटोमोबाइल में, उसको हल्का होना चाहिए ताकि टॉर्क अच्छा जनरेट हो। दूसरी चीज, क्या बोलते हैं, उसमें मजबूती होनी चाहिए ताकि वो लोड गेन कर पाए, कैरी कर पाए। ठीक है, उसमें वेयरिंग जल्दी ना हो। तीसरी चीज, हमको एक प्रॉपर्टी का मतलब पता होना चाहिए कि उससे जो हीट है वो आसानी से बाहर जल्दी डिसिपिटेट होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एक ही मटेरियल में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी को कर रहा था बैलेंस, उसको उठाया। जो आपकी टफ बेसिकली स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा था, उसको उठाया। जो हल्केपन को बेसिकली मेंटेन करता, उन सारे मटेरियल्स को उठा उठा करके सबका क्या बना लिया हमने? एलॉय। जिससे हमारी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज थी, जो हमारी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस थी, वो हमारी उस पर्टिकुलर एलॉय से कंप्लीट हो गई, जो किसी अलग मेटल ने कंप्लीट नहीं करी हुई। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं वहां पर? एलॉय बनाते हैं। ठीक है, अब ये फेज डायग्राम वगैरह कुछ है, ये फेज डायग्राम वगैरह सब आपके मटेरियल साइंस के पार्ट हैं। ये आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मटेरियल का पार्ट है। फेज डायग्राम आपको उसी में जरूरत पड़ती है, मटेरियल। ये सब स्विच करते हैं। उसके बाद कुछ जनरल आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? क्या मतलब है इलास्टिसिटी का? दीपक एंड सचिन में, सचिन, क्या होती है इलास्टिसिटी? मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? वो डिफॉर्म होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। हाँ, एग्जैक्टली, डिफॉर्म होकर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। सो ये प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी मटेरियल की, क्या होती है आपकी? ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दीपक सही कह रहे हैं ये, सचिन? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ। रबर ज्यादा इलास्टिक है या फिर आयरन? आयरन। ऐसे नहीं आप डिफाइन कर सकते हो। और इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। मैंने बोला आपको एकदम सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक ब्रिक लेनी है मान लो। और वो ब्रिक, सिमेट्रिक का मतलब लेंथ सेम है, एरिया सेम है, वेट सेम है। वेट हो सकता है सेम ना हो। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है दोनों की, मॉलिक्यूलर वेट भी आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैंने बोला है कि स्पेसिफिक साइज का रबर का टुकड़ा है, और एक स्पेसिफिक साइज का ही, उसी सेम स्पेसिफिक साइज का आपका आयरन का टुकड़ा है। अब इन दोनों की इलास्टिसिटी में मैं बोलूँ आपसे कंपेयर करो, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा अच्छी होगी, रबर की या आयरन की? सचिन, किसकी ज्यादा इलास्टिसिटी ज्यादा अच्छी होगी? सर आयरन की। आयरन की। अभी मैं रीजन आपसे बाद में पूछूंगा। दीपक, आप क्या बताओगे, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा अच्छी है? सर आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। इलास्टिसिटी, इलास्टिक क्या प्रॉपर्टी होती है, ये चीज समझ में आती है आपको? इलास्टिसिटी क्या होती है? हाँ। हाँ, यस सर, ये तो पता है सर। ठीक है। बलजीत, आप भी मीटिंग में हो, आप बताओ जरा कि रबर में और इस बेसिकली दूसरा जो आयरन का था, इन दोनों में इलास्टिसिटी किसकी अच्छी होगी, रबर की या फिर स्टील की, आयरन की?
रबड़ की सर। रबड़ की ज़्यादा अच्छी क्योंकि रबड़ को हम ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन कर सकते हैं और ज़्यादा डिफॉर्मेशन के बाद भी अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जबकि आयरन में हम अगर उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो सकता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो सकता है ना आ पाए। ऐसा ही है क्या कुछ? यही आंसर सही हो गया जो मैंने बोला है? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? रीजन भी सही है सचिन? अ, हाँ सर, मतलब जितना डिफॉर्मेशन हम रबर में कर सकते हैं रबड़ में कर सकते हैं, अगर उतना हम आयरन में करेंगे तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब तो इलास्टिसिटी ल- कैरेक्टर रबर का ज़्यादा अच्छा हो गया। अ, लेकिन सर, हाँ लेकिन, मैं लेकिन ही जानना चाह मतलब रहा हूँ। जो नहीं नहीं, सीरियसली मैं जो लेकिन जानना चाह रहा जो हूँ। हम्म, जो स्टेटमेंट आपने दी उसके हिसाब से तो यही है, लेकिन एक प्रोपोर्शन तक ही हम मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं, और लोड बियरिंग हाँ जो लोड रहेगी बेयरिंग वो मेटल की आयरन से आयरन ज़्यादा की ज़्यादा ज़्यादा अच्छी होती है। रहेगी। लोड बेयरिंग कैपेसिटी आयरन की ज़्यादा हाँ, अच्छी होती है। रबर में अगर हम उतना लोड लगा देंगे ना जितना आयरन में लगा दिया है तो रबर की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, वो है हो ना? वो तो जाएगी। डिफॉर्म होकर क्या, वो तो टूट जाएगा। बलजीत, जी। डिफरेंस समझना चीज़ों में। डिफरेंस कुछ ऐसे है कि ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि आपने जितना डिफॉर्मेशन रबर में कर लिया उससे कम डिफॉर्मेशन आप मेटल में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, आप जितना फोर्स मेटल में लगा रहे थे, मान लो आप लोड को और बढ़ाते चले जाओ और लोड को इतना कर लो, इतना बढ़ा दिया आपने कि आपने पहले मेटल में लगाया तो मेटल तो डिफॉर्म हो गया, लेकिन रबर क्या हो गई, टूट गई बिल्कुल, उसमें फ्रैक्चर आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप फेल हो गए कि मेटल फिर भी एग्जिस्ट कर गया, उसमें डिफॉर्मेशन हुआ और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा सकता है, लेकिन अगर सेम उतना ही लोड आप रबर पे लगा दोगे तो रबर क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लचीलापन कितना अच्छा है इस पर इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करती है। लचीलापन ज्यादा अच्छा है, इस पर इलास्टिसिटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो उसकी स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेंथ आपका रबर में है, कितना स्ट्रेंथ आपका आयरन में। जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी प्लास्टिक कैरेक्टर भी उसका थोड़ा सा ठीक होता है। ठीक है बलजीत, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, तो इलास्टिक कैरेक्टर होता है आपका कि किसी बॉडी में आप डिफॉर्मेशन करो, उसको बेंड करो तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर सीधी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन बेसिकली क्या कर ले, रिटेन कर ले। दैट इज द इलास्टिक कैरेक्टर। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में आप जब आपने लोड लगाया और वो परमानेंट डिफॉर्म हो गई, जो आपने अगर उसको बेंड किया, जैसे एल्यूमिनियम वायर को जब हम बेंड करते हैं तो वो परमानेंट क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कर्व पूछ सकते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं जिसकी हेल्प से। ये कर्व है बेसिकली, ये कर्व आपका स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का कर्व है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली, इस पे डिपेंड होकर के इसमें हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे तो मटेरियल का पार्ट है ये। ठीक है, ये बेसिकली बना हुआ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। आपको पता है जीरो से लेकर के सी पॉइंट तक या ए पॉइंट तक ये जो होता है हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या होता है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप स्ट्रेस डेवलप करेंगे उतना ही इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। दैट इज द हुक्स लॉ। ठीक है, तो जीरो से लेकर के सी तक की बात हो गई। उसके बाद फिर इसमें आती है यील्डिंग पॉइंट, अपर यील्डिंग पॉइंट एंड लोअर यील्डिंग पॉइंट। और यील्डिंग पॉइंट के बाद में आपका इसमें फ्रैक्चर होता है। सिंपल सी कहने की बात है कि आपने एक आयरन की रॉड ली, उसमें आपने लोड लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कुछ लिमिट तक तो ऐसा होता है कि आप जैसे ही लोड को हटाओगे वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन को वो रॉड रिटेन कर लेगी। ठीक है, उसके बियॉन्ड जब आप लोड लगाओगे तो उसमें क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन होता है। उसके और बियॉन्ड कराओगे तो उसमें अपर यील्डिंग पॉइंट आएगा। अपर यील्डिंग पॉइंट का मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रखा है, उन्होंने अपनी लोकेशन को छोड़ रखा है, जिस लोकेशन पे वो पहले थे उसको भी छोड़ रखा है, लेकिन अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फ्रैक्चर में क्या होता है कि वो उन मॉलिक्यूल्स को आपने बिल्कुल क्या कर दिया, डिसलोकेट कर दिया अपनी जगह से। ठीक है, मतलब जो बॉडी हो गई वो बिल्कुल टूट गई। ठीक है, तो ये लोड इंक्रीज करने के साथ साथ में जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हुक्स लॉ तक। उसके बाद फिर इन दोनों में रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। उसके बाद कुछ प्रोसेसेस हम लोग करते हैं, लाइक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है,
हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता क्या क्या है, तमाम तरीके की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है, लाइक एनिलिंग होती है, क्वेंचिंग होती है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग होती है, ये सारी आपकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं। इनसे करते क्या हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे पहली अगर हम हेडिंग की बात करें कि क्या होता है आपका टेम्परिंग, ठीक है, सबसे पहली आपकी टेम्परिंग। व्हाट इज टेम्परिंग? टेम्परिंग में क्या होता है कि जो मार्टेनसाइट होता है, हीटिंग करने पर जब मटेरियल को हम लोग हीट करते हैं, अच्छा पहले थोड़ा सा और जनरली जान लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं। मान लो आपको हीट मटेरियल है कोई, उस मटेरियल को आपको कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो कास्टिंग करने से पहले या फिर उसमें हम लोग मशीनिंग करनी है, तो हमने पहले उसके पहले किया क्या, उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल का मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें मशीनिंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम लोगों को वर्क करना है तो उसको पहले पूरी तरीके से सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में ही हम लोग उसमें फंक्शनिंग करते हैं, ताकि जो फंक्शनिंग हो जाए वो ईजी हो जाए, चिप्स फॉर्मेशन वगैरह जो उसमें होने वो बड़े ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एबीसी लेके आता है, एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने के लिए, दूसरे इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तीसरा अगर इसमें कुछ ऐसी गैसेस अंदर साइड में कैविटी हो रखी है तो उन कैविटीज को रिलीज करके इसकी स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके बहुत सारे प्रॉफिट हैं आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के। और दूसरी चीज, आप मशीनिंग जब करने जा रहे हैं तो मशीन करने करते टाइम हो सकता है मटेरियल इतना ज्यादा हार्ड हो कि मशीनिंग प्रोसेसेस जो हैं आपकी वो पॉसिबल ना हो, तो वो पॉसिबल हो पाए इसलिए हम लोगों ने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना होता है। टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग आपकी करती क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस बिकॉज टेम्परेचर इज नेवर रेज्ड बियॉन्ड द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परिंग जो होती है, मटेरियल को हम लोग हीट अप करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक, जिससे उस मटेरियल में आपकी जो फ्लू गैसेस हैं, जो जो आपकी बेसिकली इम्प्योरिटीज हैं, वो आपकी उस मटेरियल से बाहर निकल जाएं। ऑस्टेंटाइट बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका मार्टेनसाइट स्टेट होता है आयरन का, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका इसमें ऑस्टेंटाइट स्टेट में, टेम्परिंग करने से, ठीक है। दूसरा एनिलिंग क्या होता है, एनिलिंग में आपका इट इंक्लूड्स अमंग अदर फुल एनिलिंग, स्ट्रीव रिलीविंग, स्ट्रेस रिलीविंग एंड प्रोसेस एनिलिंग, ठीक है। जनरली आपका होता करते क्यों हम लोग एनिलिंग, एनिलिंग करने से हम लोग को की जो मटेरियल की टफनेस है, जो सॉफ्टनेस है, ठीक है, और जो आपका बेसिकली ये कह सकते हैं डक्टिलिट, जिसका डक्टाइल कैरेक्टर है, इनको क्या करते हैं हम लोग, ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। उसके डक्टाइल कैरेक्टर को चेंज कर लिया, उसकी टफनेस को चेंज कर लिया मटेरियल की, या फिर मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया, या फिर रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर, जो ग्रेन स्ट्रक्चर है मटेरियल्स का उनको चेंज कर लिया, ठीक है। और एंड रिमूवल ऑफ गैसेस एंड स्ट्रेसेस, जो आपकी इंटरनल स्ट्रेसेस मटेरियल में जनरेट हो रखी हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर होते हैं, उन स्ट्रेसेस को हमने हटा लिया, और उससे जो गैसेस थी जो मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी उन गैसेस को भी हमने निकाल लिया, किस प्रोसेस से, एनीलिंग प्रोसेस से, ठीक है। एनीलिंग के बाद आता है, बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। तो नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू द एनीलिंग, एनीलिंग के जैसी ये प्रोसेस होती है। द स्पेसिमेन इज हीटेड बियॉन्ड द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग में हम लोग जो मटेरियल होता है उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तक हीट अप करते हैं, और उसके बाद हीट अप करने के बाद उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसको ठंडा करते हैं खुली एयर में, स्टिल एयर रेदर देन इन द फर्नेस, ठीक है। एनीलिंग में आप क्या करते थे, उसी के अंदर भट्टी के अंदर ही ठंडा करते थे। नॉर्मलाइजिंग में आपने क्या किया, उस कंपोनेंट को बाहर निकाल लिया और उसको एयर में ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा करने से होता क्या है, रिजल्ट स्लाइट हार्डनिंग, जो मटेरियल हो जाता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। लूज ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कैरेक्टर भी उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इंप्रूव्स स्ट्रेंथ एंड मशीनेबिलिटी, जो मशीन की जो आपका मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी भी इंप्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेरिटाइजिंग क्या होता है, स्पेरिटाइजिंग में दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ टाइप ऑफ टेम्परिंग when the specimen is reheated to just below the lower critical temperature. By this process the carbide is the steel is transformed. इसमें करते हैं कि हम लोग हीट अप किया क्रिस्टलाइन टेम्परेचर तक, वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बियॉन्ड नहीं, उसके बाद फिर उसको ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, इसको बोलते हैं स्फेराइडाइजिंग,
ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होता है, द कार्बाइड इन स्टील इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्लोबुलर फॉर्म। जो आपका कार्बाइड फॉर्म होता है स्टील में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लोबुलर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद दिस मेक्स द स्टील रिलेटिवली सॉफ्ट, मशीनेबल, सुटेबल फॉर द सब्सिक्वेंट हार्डनिंग ट्रीटमेंट। जिसके बाद हम लोग इसके मटेरियल जो हो जाता है अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाता है, इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी हो जाती है और इसकी हार्डनिंग जो हार्डनेस जो होती है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है। केस हार्डनिंग ऐसे ही होता है, इसी तरीके से आपका कहीं क्वेंचिंग भी होगा, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, ठीक है, नाइट्रोजन यूजिंग, ये सारी प्रोसेसेस हैं जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती हैं बेसिकली, ये सब मटेरियल की पार्ट है। आगे आएंगे बात करेंगे, नहीं ये प्रोसेसेस अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली। हाँ, इन प्रोसेसेस का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको तरीके से करके जाना है। ठीक है। साइनाइडिंग में क्या होता है, साइनाइड हार्डनिंग में होता है। कार्बोराइजिंग के बारे में देख लेते हैं। द स्पेसिमेन इज हीटेड बियॉन्ड द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इन अ सील्ड कंटेनर हैविंग द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन। कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में, कार्बन के एटमॉस्फेयर में। मतलब एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में अंदर कार्बन होता है और उस उसमें हम लोग रख करके स्पेसिमेन को हीट अप करते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। ये प्रोसेस जो होती है वो क्या, और ये जो टाइम लेती है, कितना लेती है, 4 से 10 घंटे का टाइम लेती है। डिपेंड करता है कि हमें कितना पेनिट्रेशन कराना है, कितना कार्बन हमको उसके अंदर में एग्जिस्ट कराना है। दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोराइजिंग प्रोसेस। नाइट्रोजन में क्या होता है, इसमें आप जो कार्बन नाइट्राइडिंग में क्या होता है कि अगर आप कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लो तो ये प्रोसेस आपकी क्या होती है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस होती है। बस इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो कार्बन का ना होकर के किसका होता है, अमोनिया गैस का, NH3। ठीक है, अमोनिया गैस के एनवायरनमेंट में हम लोग नाइट्राइडिंग करते हैं, जिससे आपकी हार्डनेस जो होती है नाइट्रोजन ऐड करने से बेसिकली जो मटेरियल होता है उसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। इसके बाद आप बात करें फ्लेम हार्डनिंग। ये फ्लेम हार्डनिंग क्या होती है, इन दिस एन ऑक्सीजन फ्लेम इज मूव्ड ओवर द स्पेसिमेन फॉलोड बाय द क्वेंचिंग स्प्रे। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लेम एंड द मटेरियल प्रॉपर्टी डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द लेयर बीइंग हार्डेंड। जितनी आपको लेयर हार्ड करनी है वो डिपेंड करता है बेसिकली, जो आपकी फ्लेम होती है उस फ्लेम को हम लोग कोई मटेरियल रखा, उस मटेरियल के ऊपर हमने फ्लेम जलाई, इस फ्लेम की हेल्प से हम लोग मटेरियल की सरफेस को हार्ड करते हैं। अब इस सरफेस की ये जो फ्लेम है इसकी वेलोसिटी और इसकी बेसिकली कहेंगे लेंथ, ये डिपेंड करती है कि कितना लेंथ तक, कितनी डेप्थ तक, सॉरी, कितना डेप्थ तक आपको मटेरियल को हार्ड करना है। ठीक है। ये जो डेप्थ होती, डेप्थ की हार्डनेस जो होती है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। क्लियर। उसके बाद बात करें अगर हम लोग मैकेनिकल वर्किंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ में शायद सबको आता होगा कि रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि क्रिस्टल्स को हीटिंग करने के बाद में उसको, सॉरी, हमने जो स्पेसिमेन था उसको हमने हीटअप किया, हीटअप करने से उसका जो उसको कितना हीटअप किया, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तक हीट किया, जिससे उसका जो स्ट्रक्चर हुआ वो डिफॉर्म हुआ और फिर से उसको ठंडा कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज द रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। इनसे बेसिकली जो भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे थे हमने आपको बताया कि इससे आपकी जो मटेरियल होता है उन मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के बाद में हम लोग हो सकता है कि उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आपका जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है, उसमें आपके प्रोसेसेस अप्लाई ना हो रहे हो। बेसिकली हम उसका मशीनिंग प्रोसेस जो है वो आपकी प्रोसेस इजीली अप्लाई ना हो रही। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमको रोलर बनाना है, तो रोलर बनाने के लिए मटेरियल की जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें सीट बनानी है, थिक सीट, बहुत ज़्यादा पतली सीट्स बनानी, तो भी उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा मटेरियल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज़ है कि इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए, बेसिकली परफॉर्म करने के लिए हम लोग इनमें मटेरियल की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है।
अब बात करें अगर हम लोग रोलिंग की, फोर्जिंग की, मशीनिंग की। सो फोर्जिंग प्रोसेस क्या होती है? फोर्जिंग प्रोसेस में हम लोग डाई के बीच में रख करके स्पेसिमेन को क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे से प्रेस कर देते हैं। ठीक है, वो आपकी फोर्जिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी फोर्जिंग होती है, मटेरियल में आपने देख रखा होगा। दूसरी आपकी रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग प्रोसेस में एक जो मेटल होता है उसे हम लोग सीट क्रिएट करते हैं, रोलर्स के बीच में बेसिकली उस सीट को इंसर्ट कराते हैं, स्पेसिमेन को इंसर्ट कराते हैं, जिससे उसकी डाया क्या डेप्थ क्या हो जाती है, उसकी थिकनेस डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। तीसरी आपकी मशीनिंग प्रोसेस है, चिप फॉर्मेशन करके हम लोग जो मटेरियल का एक्सेस पार्ट होता है उस एक्सेस पार्ट को रिमूव करके जो डिजायर्ड शेप आपको चाहिए उस शेप में आप मशीनिंग के प्रोसेस से उस शेप को आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस थी। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा कास्टिंग प्रोसेस तरीके से। ठीक है, क्योंकि मटेरियल में आपने कास्टिंग प्रोसेस को तरीके से नहीं देखा, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है?